सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट भाई, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हियर आई एम अगेन फॉर अ मास्टर प्लान। जो भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं कि किस तरीके से हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स मैंने देखे ऑन टेलीग्राम चैनल्स, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप चैनल एज वेल, और लाइव सेशंस में भी कि मैम बहुत कम समय बचा है, मन नहीं लग पा रहा है, किस तरीके से काम करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। ये सारे ही कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए भाई आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ, द मास्टर प्लान। अगर आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या किसी भी एग्जाम्स को टारगेट क्यों ना कर रहे हो और भाई आप एग्जाम को क्रैक करने की एबिलिटी रखते हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए और 0 टू स्टैंडर्ड लेवल से किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो भाई मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गई हूँ और इसमें हम बात करने वाले हैं द ओजी मास्टर प्लान की। मतलब A to Z सारे ही कंफ्यूजन्स के आपके सॉल्यूशन होंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट तक बच्चों शेयर करते रहिएगा और लाइक करिएगा सेशन को जरूर, ताकि आपको पता चल पाए और बहुत सारे बच्चों के जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियरेंस में बदल पाए, ताकि उनका जो एकमात्र उद्देश्य है अभी एग्जाम को क्रैक करने का वो फुलफिल कर पाए। तो चलिए बेटा बात करते हैं आपके द मास्टर प्लान के बारे में। ठीक है जी, अब यहाँ पे एवरेज मूव गिव एवरेज रिजल्ट। अगर आप बेटा किसी भी एग्जाम को क्यों ना टारगेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई एवरेज स्टेप ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेज रिजल्ट देगा। मे भी हो सकता है कि आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बन जाएं, आप खुश हो जाएं, बट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें आप छट जाएंगे, यानी कि अलग कर दिए जाएंगे। तो भाई आपको बहुत स्टैंडर्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत स्टैंडर्ड मूव्स लेने पड़ेंगे और दूसरों से अलग कुछ करना पड़ेगा ताकि आप अपना पीडीएफ में नाम देख पाओ। स्मार्ट मूव्स गिव सिलेक्शन। बेटा ऑलवेज नो, ठीक है, ऑलवेज आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड मॉडिफाइड स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि आप दूसरे बच्चों को पीछे करके और आप आगे निकल पाए। तो इस रेस में बने रहने के लिए भाई इस वीडियो में भी बने रहना पड़ेगा और आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मेरे साथ समझनी पड़ेगी और आज हम सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। बेटा कल से मैं कभी भी ये ना सुनूं कि मैम अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। आपने एक गेम के बारे में बेटा सुना होगा, एक गेम के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम शतरंज कहते हैं, अब उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी आपका बहुत अच्छी चाल वाला होता है और एक खिलाड़ी एट अ टाइम मूव लेता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम अभी भी है, कोई भी टाइम लैक नहीं हुआ है, कोई भी रिलैप्सिंग का टाइम नहीं आया है, आपके पास बहुत समय है बेटा। अभी आज नहीं तो कल आपको अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म करना पड़ेगा और मैं बार बार ये चीज अगर मेंशन कर रही हूं कि स्ट्रैटेजी बनाओ, एक स्मार्ट मूव होना चाहिए, एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, तभी आप उस सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि कौन से आप दूसरे खिलाड़ियों को कैसे पीछा कर सकते हैं और कैसे अपने आप को शतरंज में आगे बना रख सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बेटा आपके स्मार्ट मूव्स के बारे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्जाम ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी एग्जाम्स एस्पिरेंट होंगे उन्होंने देखा होगा कि आरआरबी के जितने भी प्रीवियस, अभी तक तो मैं इतना तो मतलब लाइक आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूं कि आपने अभी प्रीवियस ईयर के जितने भी कट ऑफ्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, स्टैंडर्ड लेवल होगा, वो सारे लेवल को जस्टिफाई कर लिया होगा, देख लिया होगा। और यहाँ पे अगर आपने वो सारी चीजें करके बैठे हो तो आपको ये भी पता होगा कि पहले के जो एग्जाम्स हुआ करते थे वो आपके माइल्ड लेवल टू 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछा करते थे, बहुत मिनिमल क्वेश्चंस होते थे, आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस होते थे और तब सिलेक्शन हो जाता था। उसके बाद के हमने एग्जाम्स में देखा भाई कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल यानी कि 1 लाइनर्स टू सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन पे एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया और धीरे धीरे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मॉडिफाइड होता चला गया और बच्चे डरते रहे कि मैम पहले जैसा पेपर तो नहीं आता या पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए, अब के पीवाईक्यूज से कुछ मैच नहीं हुआ या स्टैंडर्ड मैच नहीं हुआ। तो बेटा जी रफ्तार आगे जा रही है, रेस आगे जा रहा है, लोग आगे जा रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड भी तो आगे जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको उस लेवल पे बने रहने के लिए यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ विद द टाइम। ठीक है, आपको टाइम के साथ साथ अपने आप को भी मॉडिफाइड करते रहना पड़ेगा और अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी पढ़ाई को, अपने तरीके को और ज्यादा अच्छे वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब आप जाके सिलेक्शन के पीछे भाग सकते हैं। तीसरी चीज हम बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल, 1 शॉट टू कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद आपने हाल फिलहाल अभी रिसेंट का एग्जाम अगर एनालिसिस किया होगा तो रिसेंट के एग्जाम में बेटा आपका जो क्वेश्चन पैटर्न था वो बच्चों के बताने पर यहाँ पे पता चला कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आया था, मतलब देयर इज नो रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर हम बहुत पहले की बात करें
2014 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे आपका जो एग्जाम हुआ करता था वो माइल्ड लेवल के क्वेश्चंस यानी कि वन शॉट क्वेश्चंस के साथ हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, वैसे वैसे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज होता गया। तो अब बेटा जो आने वाला आपका एग्जाम है, उस एग्जाम में हम ये चीज करके ये दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि भाई अब का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और आपको अपनी तरीके को उसी तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई किस किस तरीके का आपका प्लान, ठीक है, आपने देखा होगा कि प्लान करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम प्ले करते हैं। कोई भी चीज को हम पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। कोई भी गेम, चाहे वो शतरंज क्यों ना हो, पहले हम सोचते हैं, फिर हम खेलते हैं, फिर हम चेकमेट देते हैं, यानी कि उसके बाद हम दूसरे को हराते हैं। तो ये वाला जब तक प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं हुआ तब तक आप किसी भी तरीके से एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। चलिए दूसरा हम बात करते हैं रोड मैप की। तो अगर बच्चे रोड मैप की हम बात करें तो कोई भी फ्रॉम एस्पिरेंट टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अभी आप क्या है, नर्सिंग एस्पिरेंट है, लेकिन अगर आपको नर्सिंग एस्पिरेंट से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तक की जर्नी को तय करना है बेटा, तो आपके पास सबसे पहले प्लान शेड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले आपके पास प्लान शेड्यूल होना चाहिए भाई, और वो प्लान शेड्यूल भी एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, प्लान को, स्ट्रैटेजी को मेक करना है, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी को मेक करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज कि आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस करा, आपने उसके कट ऑफ्स को एनालिसिस करा, आपने उसके स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस को असेस करा या नहीं करा, ठीक है। तो वो प्लान को शेड्यूल करिए पहले जितनी भी चीजें आपकी हो चुकी हैं इस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में, उसको एनालाइज करो। एक दिन टाइम दो, एक दिन के कुछ घंटे निकालो बेटा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो। अपने आप से पूछिए कि जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स थे उसमें आप एनालाइज करने के बाद क्या अपने आप को उस लेवल पे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। सेकेंड चीज, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। अब बेटा देखो, कोई भी आपको सिर्फ बता सकता है, सिर्फ आपको पाथवे दिखा सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, बट वी आर नेवर नो, हमें नहीं पता कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, हमें नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, हमें ये नहीं पता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो उसके लिए बेटा आपको ही काम करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। लाइक अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने कैपेसिटी को क्या करोगे, असेस करोगे, और यहाँ पे अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है। उन सबको आपस में बैलेंस करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद आप एक प्लान पे और एक आउटकम पे आ पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस, तो ये सारी चीजें करने के बाद बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस यू हैव टू नो अबाउट दैट। एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो, एज मच एज यू कैन, ठीक है, एज मच एज यू कैन, जितना आप ज्यादा कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको 300 to 400 एमसीक्यू प्रैक्टिस अ डे, ठीक है। एक दिन में आपको 300 से 400 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक कहावत कही जाती है, जितना रगड़ोगे, जितना फेल होगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस से आती है। डजंट मैटर कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आप क्या कर रहे हैं बच्चा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। या तो आप सीखेंगे या तो आप हारेंगे, दोनों में ही कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा बेटा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन। आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन करिए, अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये जितनी भी रेस है उस रेस में कहाँ पे स्टैंड बाई कर रहे हो। पीडियाट्रिक में फेल हो रहे हो, ओबीजी नहीं आती, रिसर्च नहीं आती, कम्युनिटी नहीं आती, साइकेट्रिक नहीं आती, या फिर नॉन नर्सिंग नहीं आती। तो बहुत सारा पढ़ने के बाद भी अगर हम उसी जगह पे हैं आज भी कि बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेटा आप बहुत पीछे हो जाओगे। इसीलिए क्लियर योर माइंड, सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, प्रैक्टिस करो, एंड देन इवैल्यूएशन करो कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो। देन एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। 3 घंटे का पेपर,
3 घंटे के पेपर में आपको एटलीस्ट बच्चे 90 से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 70 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन से, 30 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन से और 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग पोर्शन से। अब ये जो डिसबैलेंसी होती है, ये डिसबैलेंसी किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसको बैलेंस करके चले और मेंटेन करके चले। जो बेटा अपने दिमाग के साथ उस 3 घंटे में खेल जाता है वही आगे बढ़ जाता है। तो आपको अपने आप को हमेशा कॉन्सेप्चुअल रखना पड़ेगा, लॉजिकल रखना पड़ेगा, लॉजिकल सोचो, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं रिग्रेट्स करने में, इधर उधर बातें करने में, या क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप देना कि ये नहीं, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये आगे बढ़ गया तो उसका ये था, मेरी ये मजबूरी थी। नहीं, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास इतने चांसेस नहीं है कि हम बार बार यही चीज़ें बोलते रहेंगे। हमें बेटा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस तरीके की स्ट्रैटेजी भी पता होनी चाहिए। तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट प्ले करो। मैंने आज सुबह के लेक्चर में भी आपको बोला था कि एक कैंडिडेट होता है जो 12 घंटे पढ़ता है और वो कोई जॉब में नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा होता, नथिंग, 12 से 14 घंटा पढ़ रहा होता। और एक कैंडिडेट होता है जो अपने जॉब के साथ साथ सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता है, फिर भी सिलेक्शन 5 से 6 घंटे पढ़ने वाले इंसान का होता है, 12 से 14 घंटे वाले पढ़ने का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती बेटा, ठीक है। तो आपको स्मार्ट प्ले करना है, उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सब कुछ ना पढ़ के जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना पढ़ो। आप ये समझो पहले कि एग्जाम डिमांड क्या करता है और एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट चीज, रिवीजन इज मस्ट बेटा, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए। जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना बेटा, अधगर गगरी छलकत जाए। जितना कम नॉलेज उतना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा आप बयां करोगे, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये है कि जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाएं और जितना ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, आप पढ़ेंगे, गलतियां करेंगे, सुधारेंगे, तभी आप एग्जाम में उस चीज को दोहराओगे नहीं। नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि भाई अगर इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की बात करें तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने बहुत सुना है कि फ्रेशर्स और रिपीटर्स। बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है। कमेंट सेक्शन में मैं डेली देख पाती हूँ कि मैम हमारा जेएनएम अभी जस्ट क्रॉस हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैम हमारा बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को मैं फेस करती हूँ जो बहुत साल से रिपीटर्स होते हैं। तो ये जो फ्रेशर्स और रिपीटर्स का डिसबैलेंसी है, उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को। बच्चे दोनों के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में जमीन और आसमान का फर्क होना चाहिए, ठीक है। ना रिपीटर बेस की तरह पढ़ सकता है और ना बेस वाला एकदम रिपीटर्स की तरह स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पढ़ सकता है। यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि सबसे पहले यू हैव टू क्लियर बेसिक्स, ठीक है। आपको सबसे पहले एग्जाम को समझना पड़ेगा, एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है उस रेस में भागने के लिए, ठीक है। अब ये जो फ्रेशर्स की पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और जो रिपीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं बेटा, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं बेटा, उनको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक क्लियर करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है। और बेसिक क्लियर करने में जितने भी आपके नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग पोर्शन है, ठीक है, और आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन है, इसके बेसिक को क्लियर करिए। समझिए पहले कि ये होता क्या है। हम क्या करते हैं, हमें आता जाता कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता, बट हम हाई स्टैंडर्ड पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए उन बच्चों को जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है, जिनको कुछ नहीं आता। सबसे पहले आपको अपना बेस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहले बात तो आपको क्या करना है बेटा, सारे सब्जेक्ट्स को, नॉन नर्सिंग और नर्सिंग सब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। देन आपको क्या करना है, नर्सिंग पे फोकस करना है, बिकॉज जो नर्सिंग होता है वो आपका वेटेज क्या होता है बेटा, यहाँ पे, ठीक है, वेटेज सब्जेक्ट्स और वेटेज पोर्शन होता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जिनको नॉन नर्सिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते, उनको नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो नर्सिंग जो है वेटेज वाला पोर्शन होता है, इसमें 70 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है बेटा, तो आपका कमांड जो है इन 70 क्वेश्चंस पे होना चाहिए, ठीक है। तीसरी अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो मच मोर, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मच क्वेश्चन प्रैक्टिस या मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको।
आपको ये कभी कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको अपने आप को एनालाइज करके चीज़ों को करना पड़ेगा एंड देन रिवीजन करना है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है बच्चों, इवैल्यूएट करना है खुद को ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ऑन डेली बेसिस आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड बाई कर रहे हैं और हमारा डेली का आउटकम जो है वो प्रोडक्टिविटी में निकला या नॉन प्रोडक्टिव डेज में निकला। इज दैट क्लियर? वहीं पे अगर मैं रिपीटर्स की बात करूं तो रिपीटर्स के देखो बेटा बेस तो क्लियर होते हैं, ठीक है, उन्होंने अटेम्प्ट्स दे रखे होते हैं तो बेस क्लियर होते हैं। तो आपको बेटा जी ज्यादा से ज्यादा आपका जो मेन गोल है वो है आपका सिलेक्शन, ठीक है, और उस सिलेक्शन को पाने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को मैनेज करते हुए चलना है और आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम योर फॉल्ट। ठीक है, लर्न, पहले क्या करो, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करो, लर्न फ्रॉम योर फॉल्ट। कहां पे आपकी गलतियां थी, कहां पे आपने गलतियां करी हैं, कितने नंबर से आप रह गए हो, ठीक है, नेगेटिव क्या करा है और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको पहले क्या करेंगे आप एनालिसिस करेंगे। थर्ड वन चीज क्या करेंगे आप, प्रोडक्टिव डेज को काउंट करो। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव बनाना है अपने डेज को। किस तरीके से करोगे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बेटा, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका बेस तो क्लियर होता है बट समहाउ, ठीक है, फॉर सम रीजन आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि या तो टाइम मैनेजमेंट की फॉल्ट होती है, या तो आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन पैटर्न पे प्रैक्टिस नहीं होता, या फिर आप क्या करते हो, इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। तो दिस इज द डिसबैलेंसी फ्रॉम फ्रेशर टू आपके रिपीटर्स। ठीक है, दोनों अलग अलग कैंडिडेट्स है बट सिलेक्शन दोनों को चाहिए, तो आपका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, और इन रिपीटर्स को ब्रेक करना या बीट करना इन फ्रेशर्स से नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी बच्चे फ्रेशर्स होंगे वो कभी नहीं सोचेंगे कि बहुत सारे बड़े या बहुत सारे रिपीटर्स जो है हमारे साथ एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता। नहीं बेटा, अगर आपने अभी अभी पढ़ाई करी है और अभी जस्ट निकले हो तो आपके नॉलेज स्किल्स में और रिपीटर्स के नॉलेज स्किल्स में बहुत फर्क होता है। आपने फ्रेशली सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं वो उनका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से मे बी नहीं हो पाता क्योंकि उनका रिवीजन अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन रिवीजन, फोकस ऑन रिवीजन। जितने कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ रखे हैं, नोट्स को पढ़ रखे हैं बेटा, उनके हाईलाइटिंग पॉइंट्स को क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टडी, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ना होता है, क्या जरूरी है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर केजीएमयू के लिए, आरएमएल के लिए, एसजीपीजीआई के लिए, नॉर्सेट के लिए, इवन इन सारे ही एग्जाम्स के लिए बेटा आपको क्या करना है, फ्रेशर्स रिक्वायरमेंट और रिपीटर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टडी करनी है। और वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है आपका, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ठीक है, अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिवीजन। ठीक है, फोर्थ की बात करूं तो टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और अपने आप को एनालाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का जो आपका रिक्वायरमेंट होगा दैट इज इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं हम उनको वैसे ही लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम कभी भी ध्यान नहीं देते, दोबारा उन्हें खोल के ही नहीं देखते। दैट इज ओनली आवर फॉल्ट। हमारी गलती यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं और हम वो गलतियां दोहराते रहते हैं। दूसरा अगर मैं रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा करनी है वो बेटा करनी है रिवीजन। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, जितना कर सकते हो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड वही दूसरी चीज आपको टेस्ट देते रहना है फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर टाइम मैनेजमेंट। एंड वन मोर थिंग, आपको भी क्या करते रहना पड़ेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते रहना पड़ेगा। खुद से सोचिए कि आप गलत कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, खुद से सोचिएगा कि आप गलत कहाँ हो रहे हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आपको समझ में आएगा कि वेयर इज योर फॉल्ट, आपकी गलती कहाँ
है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वेटेज, तो बेटा सब्जेक्ट वेटेज के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट का वेटेज रहता है आपका आरआरबी में वो रहता है नर्सिंग पोर्शन से, ठीक है। नर्सिंग पोर्शन से क्यों रहता है मैम, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे ब्रीफली मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ बेटा, और लास्ट तक आप क्वेश्चन अगर वीडियो में रहे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और कितने बच्चों के कितने सारे क्वेरीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉन नर्सिंग जो है वो 30 नंबर के पूछे जाते हैं विद 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और आपका नर्सिंग पोर्शन जो होता है वो होता है 70 क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़ा स्मार्टली सोचिएगा बेटा कि ये जो 70 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 70 क्वेश्चन है और ये जो 30 क्वेश्चन हैं, इनमें आपका हाथ तंग किधर है, ठीक है। हाथ तंग होने का मतलब ये है कि कोई कोई बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल ही नॉन नर्सिंग नहीं आती। अगर आपको नॉन नर्सिंग नहीं आती तो अब वो दौर चल रहा है कि आपको स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप नॉन नर्सिंग से इतना पैनिक होकर अगर नर्सिंग भी पढ़ना छोड़ दिया आपने तो आपका सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्सेस की कहानी चल रही है भाई, बहुत खिलाड़ी है हमारा एग्जामिनर और हमारा एग्जाम पैटर्न भी, ठीक है, हमें फंसाने के लिए इन्होंने नॉन नर्सिंग भी क्या कर दिया, अब एग्जाम्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चंस पे कमांड करने के लिए भाई नर्सिंग पढ़ो, ठीक है, नर्सिंग पढ़िए और नर्सिंग को इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वे में आप रट डालो, याद कर डालो, पढ़ डालो कि इसकी ज्यादा जरूरत आपको अपने आप को बचाने के लिए ना पड़े। बट आपको भाई एक जो इमीडिएट एक्सपेरिमेंट होता है, जो ड्राउनिंग के बाद सीपीआर देना होता है, तो सीपीआर की जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए आपको इस नाव की भी जरूरत है, नॉन नर्सिंग पोर्शन की भी जरूरत है। तो यहाँ पे भाई स्मार्ट वर्क, अगर मैथ नहीं आती मत पढ़ो, ठीक है। आप रीजनिंग पे काम कर सकते हो, ठीक है, आप इंग्लिश पे काम कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर पे काम कर सकते हो, आप जीएस जीके पे काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि करंट अफेयर्स नहीं याद कर पाते, करंट अफेयर मत पढ़ो, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, यहां से इन 30 नंबर में से आपको 18 से 20 नंबर उठाने हैं, दैट्स इट। अगर आप 15 नंबर भी उठा पा रहे हैं और इधर से जो आप ले पा रहे हो 65 क्वेश्चंस भी सही कर लिया और उधर से 15 भी कर लिया, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पैनिक होने के बजाय स्मार्ट मूव करिए। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नॉन नर्सिंग और नर्सिंग पोर्शन, ठीक है, आप सबको पता है कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स वही फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ऑप्स एंड गायनी, कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, यही सारे सिलेबस आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा, एंड नॉन नर्सिंग पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा। बट जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को इंग्लिश आ रही हो, हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स आ रही हो, हर एक बच्चे को रीजनिंग आ रही हो। इनमें से छाटिए, अपने आप की कैपेबिलिटी को समझिए और ये पता करिए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा क्या आता है। रीजनिंग आता है कर लो, इंग्लिश आता है कर लो, जनरल साइंस कर सकते हो कर लो, जनरल नॉलेज कर सकते हो कर लो, मैथमेटिक्स नहीं आता है डिच कर दो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट किया बिल्कुल ही नहीं आता है तो आपकी गलत ही होने हैं, गलत हो जाएंगे, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, कोई भी गलती हमको नहीं करनी है, ठीक है। अब भाई ये सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इतना सब कुछ तो आपने बता दिया, बट कैसे होगा, किस तरीके से होता है, कहां से पढ़े, समझ नहीं आ रहा है बेटा। तो वन शॉट तरीका, ठीक है, विदाउट एनी डाउट आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डेली क्लासेस जो है हमारी वो लेते रहिए, ठीक है। सबसे पहले 11 बजे पीडियाट्रिक आपको पढ़ना है, एंड देन आपको क्या करना है, भाई 11 AM पे 11 बजे आपको सुबह पीडियाट्रिक पढ़ना है। दूसरी चीज जो आपको दूसरा करना है वो करना है भाई MSN, ठीक है। आप MSN या फिर FON पढ़ सकते हो, कितने बजे मैं बोल सकती हूँ, 2 बजे, ठीक है, 2 PM पे। उसके बाद थर्ड अगर मैं बोलूँ तो आप क्या कर सकते हैं, आप OBG पढ़ सकते हो 1 बजे, ठीक है, 1 PM पे 1 PM पे डेली आप OBG पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज अगर मैं बोलूं तो आप क्या कर सकते हो, MSN, ठीक है, MSN, FON, साइकेट्रिक, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स को, सारे ही कॉम्बो सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हो 5 बजे। वाई विवेक सर, ठीक है, विवेक सर के द्वारा सारे सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो MSN स्पेसिफिकली, भाई MSN को स्पेसिफिकली 6 बजे आप डेली किससे पढ़ सकते हैं भाई, यहाँ पे आप आयुषी मैम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है, कम्युनिटी की बात करूं बेटा, तो कम्युनिटी आप पढ़ सकते हो 7 बजे एवरी डे,
ठीक है, पीडी सर से पढ़ सकते हैं। अब ये सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आपको चिंता किस बात की है भाई? फ्री फंड में, फ्री में आपको ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे दी जा रही है, तो इसको आप पढ़ते रहिए, इनसे कुछ सीखते रहिए। उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि मैम ये तो ठीक है, हमने एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर लिए, हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल वे में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या करें? तो भाई उसके लिए अड्डा आपके लिए वंदे भारत द लास्ट राइड बैच लेके आया है, जो वन लास्ट, ठीक है, वन लास्ट टाइम आपको दी जा रही है, ठीक है, वन लास्ट टाइम आपको दी जा रही है, एक बार और चढ़ने का मौका और एक बार और हमसे जुड़ने का मौका विद 80% फ्लैट ऑफ प्लस 3x वैलिडिटी। तो आप क्या कर सकते हैं? बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और अपने सारे ही कॉन्सेप्ट्स को हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर इन द क्लास, ठीक है। आज का जो हमारा इसमें सेशन में यही चीज़ हमारी थी, और भाई आई होप आपको ये मास्टर प्लान समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको थिंक करना है बेटा। एक बार आपको क्या करना है? रीथिंक करना है, और एक बार सोचने के बाद फिर कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को देखिए, एनालिसिस करिए, और इसके साथ साथ आपको खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी स्पेसिफिक बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उस बुक से आप क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकते हैं। आई होप आज के बाद आपका कोई भी डाउट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से नहीं रह जाएगा। तो जितना इस वीडियो में बताया गया उतना अगर आपने अपने डेली बेसिस पे कर लिया बेटा, तो एग्जाम में आपको रोक नहीं सकता कोई भी क्रैक करने से। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी प्लानिंग करते रहिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और पढ़ाई करना शुरू कर दो, रिवीजन करने शुरू कर दो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।